कमर आगा साहब, कैसे ये होगा? बीते 40 सालों में जम्मू कश्मीर में 8वीं बार राज्यपाल का शासन है। जिस राजनीतिक स्थिरता की बात यहां पर की जा रही है, वो एक बड़ा सवाल है जम्मू कश्मीर के सामने। कई चीजें हैं, ये बहुत जटिल मसला है। जहां तक 35A या 370 का है, ये तो दिल्ली का है। इसको सुशील ने भी अभी बताया कि दिल्ली से आप हैंडल कर सकते हैं। इच्छा शक्ति चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की, और हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, वोट बहुत वैल्यू रखता है, तो वो उसके हिसाब से चलती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। इनके अपने कंपल्शंस होते हैं, वो उसी तरह करेंगी। लेकिन ये है कि इन्हीं ने कहा है, और हम लोगों को वो बार बार ये कह रहे हैं, एक कमिटमेंट है उनका, आज से नहीं कह रहे हैं, ये सन 47 से कह रहे हैं, जब इनकी कोई स्ट्रेंथ नहीं थी हिंदू महासभा के वक्त से, और फिर उसके बाद जनसंघ बनी, और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। लेकिन स्टैंड भी इनका पॉलिटिकल डाइल्यूट होता गया। ठीक है, जिस तरह से हिंदू महासभा थी, उतनी सख्त बीजेपी नहीं रही। वो जनसंघ में और डाइल्यूशन हुआ, और बीजेपी में और हुआ। ठीक है, और उसी की बदौलत वो सेंटर में पावर। सुशील पंडित सर, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी सुशील सर जी, कहिए। फिर उसके बाद अब ये है कि यहाँ पे इन्हीं ने फिलहाल इनकी जो मेन इस वक्त एम्फेसिस है गवर्नमेंट का, वो ये है कि किसी भी सूरत से कश्मीर में स्थिरता लाई जाए। ठीक है, लेकिन जो एक सेकंड, उसको बहुत चंद सेकंड लूंगा। और उसके लिए इन्हीं ने 2 prong स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है। एक स्ट्रेटेजी उनकी ये है कि स्टेट के अंदर जो अलगाववादी तत्व हैं, या उसके अलावा कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं जो हैं, जिनके बहुत से लोगों को पिछले कुछ दिनों में अरेस्ट किया गया, और उसके बाद वहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में CRPF और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजे गए। और दूसरी तरफ उन्हीं ने जो अभी वहाँ पे अटैक हुआ, एयर स्ट्राइक्स जो पाकिस्तान में हुई, और पाकिस्तान को भी मैसेज दिया कि अब हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुशील सर, जो बात यहाँ पर कमर आगा सर कर रहे हैं, आपको लगता है कि इससे कुछ उम्मीद बढ़ती है जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर, उन मुद्दों को लेकर जिनकी चर्चा लगातार होती रही? एक तरफ अलगाववादियों की सुरक्षा वापस ली जाती है, जो पूरी फंडिंग है उस पर रोक लगाने का कदम उठाया जाता है, आतंक के खिलाफ एयर स्ट्राइक होती है, और तमाम जो सख्त फैसले लिए जा सकते थे वो एक के बाद एक लगातार लिए जाते हैं। सख्त फैसले तो नहीं, अभी तो जो नीचे लटके हुए फल हैं, जो आसानी से उचक कर तोड़े जा सकते हैं, वो तोड़े जा रहे हैं। आप हुर्रियत की सुरक्षा वापस लेते हैं तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि आज तक आपने दी क्यों थी इनको, सबसे पहली बात। और मैं कहता हूं, आज जरूरत सुरक्षा वापस लेने की ही नहीं है, इनको घाटी से बाहर निकालकर देश के सुदूर कस्बों में कहीं नजरबंद करने की है, क्योंकि ये वहां अपने घरों से बैठ के जिहाद चलाते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि कोई 10% आरक्षण लगा दिया, वहां पे किसी SC ST के लिए कोई रिजर्वेशन कर दिया, ये भी एक टिंकरिंग वाली बात है। 200% आयात के ऊपर ड्यूटी लगा दी है, कोई ट्रेड वॉर नहीं है साहब। आप जिहाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, इस देश को युद्ध की स्थिति में लड़ना पड़ रहा है, आप उनके ऊपर प्रतिबंध लगाइए, सैंक्शंस लगाइए। क्यों नहीं लग पाया था अब तक आपके मुताबिक? यही, क्योंकि देखिए, वो जो जिनको आप कड़ा फैसला कर कहते हैं, ये कड़े फैसले की जगह कुछ बीच का फैसला लेने की कोशिश है कि लगे आपको भी और मुझे भी कि कुछ हो रहा है, इसलिए आगे भी कुछ होगा। लेकिन अब उम्मीद यही है कि इसके बाद अगले चरण में कुछ और कड़े फैसले लिए जाएंगे, लेकिन इनको तुरंत लेना है, अभी लोहा गर्म है, यही समय है। सुशील सर, आपने, माफ कीजिएगा सर आपको रोक रहा हूं, आप ही से जुड़ी व्यक्तिगत बात थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा। आपने खुद जम्मू कश्मीर छोड़ा होगा किसी दौर में, किस तरीके का वो दौर था, और अब क्या कुछ उम्मीद आपको नजर आती है? सर देखिए, इस वक्त परिस्थिति उस दौर से भी ज्यादा विकट है। उस समय अगर आर्मी का एक दस्ता कदमताल करता हुआ निकल जाता था तो खिड़की दरवाजे बंद हो जाते थे, उपद्रवी दुबक जाते थे। आज वो आर्मी अगर एनकाउंटर करती है तो मस्जिद के लाउडस्पीकर से ऐलान होता है, लोग इकट्ठे किए जाते हैं, उन पर पत्थर फिकवाए जाते हैं। आपने इस तरह इस रोग को पका दिया है। दुनिया में जो कहीं नहीं होता कि आतंकवादी मर जाए और फिर आप उसका जनाजा सार्वजनिक रूप से महिमा मंडन करते हुए निकलने दें, उसको हीरो बनने दें, और फिर उससे मुतासिर होकर 15, 16, 17 साल के स्कूल से बाहर भागे हुए लड़के एक शॉर्टकट उनको मिल जाए, मार्टरडम का हेलो मिल जाए उनको, हीरो का, और वो बन के खुद कुछ हमलावर बन जाए। ये परिस्थितियां आपने पैदा होने दी हैं कश्मीर में। किस लिए?
दिल जीतने के लिए कि हम साहब जिहादियों के हाथ में तिरंगा थमाकर भारत माता की जय कहलवाएंगे, ऐसा एक करके कश्मीरी पंडित के तौर पर कभी आपके दिल में ये ख्याल आता है कि वापस लौटेंगे कश्मीर, और क्या उस तरीके की कोई उम्मीद? क्यों नहीं लौटेंगे साहब, हमारी अपनी जमीन है, हमारा अपना घर है, जरूर जाएंगे। लेकिन मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूं, मुझे मेरा घर और जमीन चाहिए, क्या इस देश को कश्मीर में देशभक्त चाहिए? क्या इस देश की प्राथमिकता नहीं है कि वहां पर हिंदू वापस आकर के रहे? तो प्रश्न यह है कि क्या देश की व्यवस्था, देश का राजनीतिक नेतृत्व वहां जमीन पर ऐसे हालात पैदा करेगा? हम किसी से पूछकर, किसी की परमिशन लेकर नहीं निकले थे, हमारी जान पे बनाई थी तो हमें निकलना पड़ा था। जी, कैसा दौर था? जिस दिन परिस्थितियां ठीक होंगी, हम किसी की परमिशन के मोहताज नहीं है, वापस खुद जाएंगे। आपकी जो जिम्मेवारी है वो तो कीजिए। सर, कुछ यादें आपको अगर आपके जहन में आज भी ताजा हो, किस तरीके का दौर था सर? देखिए साहब, अगर मैं आपको बताऊं कि कश्मीर में हम एक माइनॉरिटी के तौर पर किसी समूह में, क्लस्टर में नहीं रहते थे, हम बिल्कुल बिखरे हुए थे। एक घर, दो घर मोहल्ले में, 100 के बीच में, 150 के बीच में, किसी 200-400 घरों का गांव है तो 4 या 5 घर इस तरह थे, पूरे कश्मीर में थे। और जनवरी का महीना ठंड का महीना होता है, बर्फ पड़ती है। 19 जनवरी की रात से 2, 4, 5, 6 दिन पहले जो पूरा हफ्ता था, मस्जिदों से नारे लगते थे जिनका हिंदी में मतलब है कि हमें चाहिए अपना पाकिस्तान, हिंदू मर्दों के सिवा और हिंदू महिलाओं के साथ। आप सोचिए, 1 या 2 अकेले इक्का दुक्का घर और नीचे भीड़ हो, और रात को 12 बजे लाउड स्पीकर्स पे इस तरह की घोषणा हो रही हो, आपके पास आत्मरक्षा के लिए कुछ ना हो, आपका भरा पूरा परिवार है, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, क्या सोचेंगे आप? राज्य पुलिस? कुछ नहीं साहब, पुलिस का नामो निशान नहीं। लोग फोन कर थक गए, दिल्ली फोन किया, गवर्नर को फोन किया, छावनी में फोन किया, हमारे पास ऑर्डर नहीं है, हमारे पास इंस्ट्रक्शंस नहीं है। लोगों ने, मिनिस्टर्स ने फोन उठाने बंद कर दिए। तो लोग किसी तरह जान बचाकर निकले। ऐसी स्थिति ईश्वर न करे कभी किसी को देखनी पड़े। आप जो पहना है, जो हाथ में है, और हाथ में गठरी या संदूक या कोई सामान नहीं है, जो कुछ पैसे हैं, जो थोड़ा बहुत आप, क्योंकि ये भी नहीं दिखना चाहते कि आप जा रहे हैं घर छोड़कर, चुपचाप जैसे निकले बाजार को और वहां से बस अड्डे पहुंच गए और जो मिला लेके चले गए। यहां तक कि अपने रिश्तेदारों तक को नहीं बताया। आज तक कुछ लोगों को इसकी शर्म है कि जम्मू में जब एक दूसरे को देखा और पूछा कि अरे तुम भी यहां हो, निकलने से पहले कह तो देते। वो शर्म, वो ग्लानि, वो अपराध भाव आज भी लोगों को खाए जाता है कि अपने निकट के पड़ोसियों या अपने दोस्तों या रिश्तेदारों तक को आगाह नहीं किया कि मैं जा रहा हूं, तुम भी निकलो। ऐसा खौफ था। और ऐसी स्थिति में हम अपने ही देश में, इस 90 करोड़ के देश में, इस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सिलसिलों के देश में, इस 10 लाख की सेना के देश में, इस 800 सांसदों की संसद के होते हुए, मानवाधिकारों की घोषणा के होते हुए, इस जीते जागते प्रेस के होते हुए, 65,000 से ज्यादा परिवार जिन्होंने रजिस्टर किया जम्मू में और उससे ज्यादा परिवार जिन्होंने नहीं किया, अपने घर से, अपनी जमीन से भाप की तरह उड़ गए। आप भी ऐसे ही छोड़कर आए थे अपने घर को? मैं थोड़ा पहले आ गया था, लेकिन मेरे घर उस दिन रात को रिश्तेदारों का तांता था। 3, 4, 5 दिन लगातार किस तरह वो निकल करके आए। हमारा घर एक रेलवे स्टेशन जैसा बन गया था। तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके साथ मैं महीनों घाटी में हर साल रहता था, और वो सर्दियों में मेरे पास आके रहते थे। 1990, जनवरी 1990, मेरे साथ कुछ रिश्तेदार थे जो यहां नवंबर में आ गए थे या दिसंबर के शुरू में आ गए थे। उन लोगों को यह चिंता थी कि बाकी बचे हुए रिश्तेदारों का क्या होगा। तो स्थितियां बहुत खराब थीं, लेकिन इस देश में कानो कान किसी को खबर नहीं, किसी को चिंता नहीं। यहां एक नई सरकार बन गई थी। उस सरकार में गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, कश्मीर में मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला। आप सोच रहे हैं देश कौन चला रहे थे?
देश वही राजनीतिक चला रहे थे जिनके हाथ में देश की भी सत्ता थी। लेकिन सर, नेताओं को छोड़ भी दें, सियासत को भुला भी दें, आप अल्पसंख्यक थे, जो बहुसंख्यक थे वो कहां थे उस वक्त जब आप अपने घर को छोड़कर जा रहे थे? देखिए, घरों के ऊपर नोटिसेस चिपका दिए गए थे कि निकल जाइए। अखबारों में एड्स निकले थे। 4 जनवरी को अल सफा में एक इश्तिहार निकला हिजबुल मुजाहिदीन के नाम से कि काफिरों कश्मीर छोड़ दो। वही इश्तिहार 6 जनवरी को आफताब में निकला। किसी से कोई पूछताछ नहीं हुई और मस्जिदों से ऐलान हो रहे थे। पड़ोसी भी कहने लगे भैया आप निकल जाओ, हम आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। हमने सुना है, कानों में कान खबर पड़ी है कि शायद आपका नंबर है। इस तरह और समुदाय के जाने माने लोग, प्रतिष्ठित लोग, सरेआम गोली मार दी जाती थी बाजार में, घर के अंदर घुसकर। 14 सितंबर 1989 यानी हमारे निष्कासन से लगभग 4 महीने पहले कम्युनिटी के सबसे जाने माने नेता टिकालाल टपलू अपने घर से चले अदालत की ओर, रास्ते में गोली मार दी गई। नीलकंठ गंजू मार डाले गए। उधर प्रेमनाथ भट्ट अनंतनाग में मार डाले गए। सर्वानंद कौल प्रेमी मारे गए। ये सिलसिला, और ये हस्तियां थी हमारे समुदाय की जिनकी ओर हम देख करके गर्व महसूस करते थे, जिनसे हम हौसला लेते थे। और जब इस तरह मारे जाते रहे और कोई इसके विषय में ना धरपकड़ हुई, ना आश्वस्ति मिली, तब हमको लगा कि हम जिन सिंबल्स के सहारे हमको लगता था ये सेक्रेटेरिएट पर तिरंगा लहरा रहा है, ये छावनी में बादामी बाग में हमारी फौज है, ये 90 करोड़ का देश है, हमारी तरफ कोई आंख टेढ़ी करके नहीं देख सकता। हम मुट्ठी भर थे, 5% थे। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों के पास ये अनुभव है कि एक माइक्रो माइनॉरिटी के तौर पर आप एक एग्रेसिव मेजॉरिटी के बीच में रहें, बिखरे हुए और छितरे हुए। हम वैसे ही रह रहे थे दशकों से, लेकिन इस बिना पर, इस आधार पर, इस आश्वासन पर कि पूरा देश हमारे साथ है, हमारी तरफ कोई आंख टेढ़ी करके नहीं देख सकता। बिल्कुल। उस समय बहुत से भ्रम टूटे सर, और इन 30 वर्षों में और भी बहुत से भ्रम टूटे हैं। बिल्कुल। लेकिन अब आगे क्या जो सपना है, जो ख्वाहिश है, वो कहीं पूरी होती नजर आती है? और वो किस तरीके से जम्मू कश्मीर बन पाएगा जहां पर हर कश्मीरी पंडित जाकर वापस से रह सके शांति से, सद्भाव के साथ? वो भी मैं थोड़ा आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ सवाल यहाँ पर जो लोग शामिल हैं वो भी आपसे करना चाहते हैं। जी, एक एक करके जी पूछें। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि पूरा देश जानता है कि आज की डेट में मुद्दा आतंकवाद है, तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो आतंकवाद का मुद्दा है, क्या उसका जो मेन मुद्दा है कश्मीर है क्या? क्योंकि पूरे विश्व में आतंकवाद फैला हुआ है जी, और वो पाकिस्तान जो खुद अपने देश को नहीं संभाल पा रहा, उसकी इकोनॉमी खत्म है, क्या वो कश्मीर को संभाल सकता है? बिल्कुल। तो ये तो एक मुद्दा ऐसा है कि बिना वजह की एक बात है। एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद इन दोनों सवालों के जवाब लेंगे। जी, मैं आता हूं आपके पास। जी, पीछे सर। देखिए, मैं ये जानना चाहता हूं, असल में राष्ट्रहित सर्वोपरि है, जो भी राष्ट्रहित में है वो होना चाहिए, और आप प्रबुद्ध पैनलिस्ट हैं। देखिए, 3 विकल्प हैं। एक 370-35 को हटाया जाए, दूसरा विकल्प है न हटाया जाए, तीसरा विकल्प है कि बात की जाए और न हटाया जाए। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर सबका सर्वमान्य निर्णय है कि ये धाराएं हटनी चाहिए और ये राष्ट्रहित में हैं, 70 साल में जो हुआ वो हुआ, अब क्यों नहीं होता, अब क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल, ये बुनियादी सवाल। एक सवाल पीछे। जी सर, मेरा आपसे सवाल है कि अगर आर्टिकल 35A और 370 अगर अखंड भारत के स्वप्न में एक बाधा है, तो आज तक कितने सालों से इस पर कोई समाधान क्यों नहीं हुआ? या फिर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिकल स्टंट के लिए इसको वोट बैंक के लिए अपने मैनिपुलेट करती रहती है थॉट्स को? जी, एक सवाल आगे। जी, जब से कश्मीर समस्या आई है, मैं एक ही बात सुनती आई हूँ कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है।
जब आपको हमारे देश को पता है कि पाकिस्तान का हाथ है, तो उस हाथ को आप तोड़ क्यों नहीं देते? अब सेना इस टाइम काम कर रही है, एक बार निर्णायक युद्ध कर लीजिए और धारा 370 हटाते क्यों नहीं है, और समस्या का अपने आप समाधान हो जाएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं फैसला होता? एक सवाल ये जी, आप कुछ पूछना चाहिए, आपके पीछे। जब जीएसटी लग सकती है, नोटबंदी हो सकती है, तो धारा 370 और 35 क्यों नहीं हटाई जा सकती? एक सवाल और लेते हैं और उसके बाद इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। जी, वो आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, मेरा सवाल ये है कि जैसा हम देख रहे हैं कि वहाँ के लोकल यूथ टेररिस्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देयर? अगर वहाँ के यूथ को अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी तो हमारा देश ऐसे सिचुएशन से बच पाएगा, क्योंकि उनका माइंड भरा रहेगा, खाली नहीं रहेगा कि वो ऐसे काम कर किस सके। तरीके से आगे विकास को रफ्तार दी जाए। जी, आप कुछ कहना चाहिए? मेरा बहुत देसी प्रश्न है, जब अभिनंदन मारुति 800 या नैनो लेकर पाकिस्तान के पीओके एरिया में घुसकर एक इतने फास्ट एरोप्लेन को खत्म करके आता है, और माननीय मोदी जी जैसे कि सारा देश कह रहा है उसको वापस भी ले आते हैं, तो धारा 35A और 370 क्या मायने रखती है? मौका भी है, दस्तूर भी है, अब ये गंगा बहाई दीजिए, मेरा निवेदन है। बिल्कुल ठीक है, कुछ और सवाल? एक सवाल आप सर। जी जी, सवाल। ये हम लोग आर्टिकल 370 की बात कर रहे थे। जैसा आपने कहा कि 370 जो है ना, वो विधानसभा कुछ नहीं कर सकती है, ये केवल पार्लियामेंट का है। नागालैंड में ये हुआ, नागालैंड में विधानसभा ने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के उसमें वो पास की, लेकिन बाद में ये केंद्र सरकार ने इसको नहीं माना जी। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि वो राज्यसभा में नहीं पास हो सकता किसी भी उसके। तो जब ये हो गया है, फिर उसके बाद पे इस पे बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। 370 को सीधे सीधे केंद्र सरकार का ही मसला है, खत्म करना चाहिए। सुशील पंडित साहब, पहले सवाल का जवाब आप। मैं आखिरी सवाल से ही शुरू करता हूं। उन्होंने भी सवाल, उनका भी अच्छा था कि अगर जीएसटी लागू हो सकता है, नोटबंदी लागू हो सकती है, तो 35 से खत्म क्यों नहीं हो सकता? सही बात है। जीएसटी और नोटबंदी राजनीतिक इच्छा शक्ति के तहत चलती हैं, तो 35 और 370 भी राजनीतिक इच्छा शक्ति ही हो तभी होगा। बिल्कुल, वो विल चाहिए, वो पॉलिटिकल विल चाहिए। आपने नागालैंड की असेंबली की बात की, मैं जम्मू कश्मीर असेंबली की बात करता हूं। 2001 में जम्मू कश्मीर की असेंबली ने 2/3 बहुमत से एक ऑटोनॉमी का प्रस्ताव पास किया, रेजोल्यूशन पास किया, बल्कि मुझे लगता है सर्वसम्मति से पास किया। तत्कालीन केंद्र सरकार ने, जी, अटल जी की सरकार ने उसको निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा यह अमान्य है। तो जम्मू कश्मीर की असेंबली का इसमें रोल नहीं है, ये हमारी संसद के अधिकार क्षेत्र और राष्ट्रपति। लेकिन आपने कुछ अन्य प्रश्न पूछे कि धारा 370 के विषय में राजनीतिक इच्छा शक्ति क्यों नहीं है, उसका जवाब आया। एक प्रश्न मैं आता हूं, कुछ और सवालों के जवाब भी लेता हूं, लेकिन जवाहर सर, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा सर। देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता, प्रवक्ता, मंत्री कहते हैं कि कश्मीर के लोगों की पहली प्राथमिकता आजादी है, उन्हें शांति से आजादी के साथ जीने दिया जाए। दूसरे नेता कहते हैं कि सेना अगर कोई एक्शन लेती है जम्मू कश्मीर में, तो उसमें आम नागरिक ज्यादा मारे जाते हैं आतंकियों के मुकाबले। पीडीपी के एक विधायक हैं जो कहते हैं कि कश्मीर के आतंकी हमारे भाई हैं, उनकी मौत नहीं होती है, उनकी तो शहादत होती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी एक विधायक हैं जो कहते हैं कि बुरहान वानी आतंकी नहीं, जिसको ढेर किया गया है, उसकी शहादत है। जब पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस तरीके का हो सर, तो कैसे आप उम्मीद करेंगे कि जम्मू कश्मीर विकास की मुख्यधारा से जुड़ पाएगा? नहीं कर सकते हम इस तरह से उनसे उम्मीद नहीं कर सकते जो वहाँ पॉलिटिकल पार्टी जिस वक्त हैं। जैसे मैंने कहा, वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो ये चाहते हैं कि आज के जो हालात हैं वो वैसे ही रहें, इन हालात से ही उनका अस्तित्व है। अगर 370 हट जाता है तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज का को उसी तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल होना पड़ेगा जैसे भारत में होता है। बिल्कुल, ये समझना होगा उन दलों को। अगर ऐसा नहीं करना है उन्हें, वो उसके लिए तैयार नहीं है, तो फिर 370 उन्हें चाहिए जी। इसलिए उनसे आप उम्मीद ना की जाए। लेकिन मौजूदा लेकिन जो आप कर सकते हैं, जैसे अभी आपने जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया, ये 15 साल पहले क्यों नहीं लगाया गया? बिल्कुल
क्योंकि जमात इस्लामी, अगर आपको दान हो, जमात इस्लामी वहाँ के टेररिज्म का रूट काज है, शुरुआत वहाँ से हुई है जी। यानी जिस तरह तालिबान एक आइडिया भी है और एक आम विंग भी उसी है, का प्रतीक जमात इस्लामी, उसी तरह का जमात इस्लामी, जमात हिजबुल मुजाहिदीन उसी की आर्म विंग थी। लेकिन समय कम, लेकिन अगर आपने वहाँ उस वक्त नहीं किया, अब अगर कर रहे हैं तो अब पूरा करो। ठीक बात है। लेकिन कमर आगा साहब, जो बात यहाँ पर जवाहर कौल साहब कह रहे हैं कि जो राज्य की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे आप उम्मीद मत कीजिए, लेकिन जो मौजूदा केंद्र सरकार है सर, उनसे किस तरीके की उम्मीद की जाए? जो जानकारी सामने आती है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में 16-17 बार या हो सकता है उससे ज्यादा बार दौरा करते हैं, वार्ताकार नियुक्त करते हैं, 80,000 करोड़ रुपए के विकास के पैकेज का ऐलान करते हैं, पत्थरबाजों के मुकदमे वापस लेने की घोषणा की जाती है, रमजान में सीज फायर रोक दिया जाए इसका फैसला लिया जाता है। उसके बाद क्या वाकई कश्मीर विकास की मुख्यधारा से जुड़ पाएगा, इसकी उम्मीद बढ़ती है? देखिए, कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि इन लोगों ने सोचा था कि अब हमारी सरकार बन गई है पीडीपी के साथ और हम शायद कुछ प्रोग्रेस कर ले जाएंगे, सिचुएशन हो जाएगी। मुझे याद है कि लोगों ने बात की थी उस वक्त सरकार से, बहुत से लोगों ने, उन्हें ये भी सजेशन आया था कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए जब बहुत स्थिति खराब हो गई थी इससे पहले, तो कहा गया था कि हम अपनी सरकार को खुद कैसे गिरा दें। सरकार की अलग अलग प्रायोरिटीज हैं उनकी नहीं, लेकिन क्या मौजूदा सरकार की प्राथमिकता में विकास भी है और आतंक के खिलाफ सख्त एक्शन भी है? देखिए, उन दो चीजें हैं, विकास सबसे टॉप मोस्ट है जी, उसके बाद अगर उनकी जो प्रायोरिटी बदली है अब जो कुछ दिनों से नजर आ रही है, उसमें सेकंड प्रायोरिटी उनकी ये है कि पहले हमें टेरर को खत्म करना पड़ेगा और टेरर को खत्म करने के लिए हमें पाकिस्तान से डील, सुशील सर 30 सेकंड जी, और उसको खत्म करने के लिए हमें साथ में पाकिस्तान से भी डील करना पड़ेगा। लेकिन विकास उनका ये है कि 35A-70 फिलहाल मुझे लगता है कि विकास और आतंक के खिलाफ लड़ाई के बीच में कश्मीरी पंडित कहाँ सर? बहुत संक्षेप है, 20 सेकंड। हम लोग किसी गिनती में नहीं है जी। हमको लेकर के मुझे नहीं लगता सरकार ने अब तक कुछ कहा है या किया है। ये जो आतंकवाद हम बार बार कह रहे हैं, ये हमारे दुश्मन की डेफिनेशन को डाइल्यूट करता है। ये निरा खालिस जिहाद है और पहली बार भारत सरकार ने, मैं इससे बिल्कुल एग्री हूं कि ये जिहाद है। मैं पहली बार भारत सरकार ने 3 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कम्युनिके में जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया है। पहली बार 4 बार उन्होंने कहा है कि हमने जिहादी अड्डों को उड़ाया है, वहां जिहादी तैयार हो रहे थे भारत। तो पाकिस्तान को लेकर के आप किसी भ्रम में मत रहें। अगर लश्कर ए तैयबा आपके खिलाफ है, अगर जैश ए मोहम्मद आपके खिलाफ है, अगर हिजबुल मुजाहिदीन आपके खिलाफ है और इनको कोऑर्डिनेट करती है यूनाइटेड जिहाद काउंसिल और उसको चलाता है पाकिस्तान, जो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, जो इस्लाम की रेडिकल सोच की बिना पर तैयार हुआ है, तो ये और कुछ नहीं सिर्फ जिहाद है। और इसको जिहाद को समझ करके जिहाद के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और इसको कहना पड़ेगा कि ये जिहाद है। बिल्कुल, और इस जिहाद के खिलाफ जिसको आतंक के तौर पर लगातार हम समझते हैं, उससे लड़ने के लिए अब 130 करोड़ की आबादी वाला ये मुल्क पूरी तरीके से तैयार है। पुलवामा के बाद जिस तरीके से सेना की तरफ से जवाब दिया गया है और हर भारतीय सड़क पर आया है आतंक के खिलाफ आर या पार की लड़ाई करने के लिए, उससे यह संदेश पाकिस्तान को, जिहादियों को, अलगाववादियों को और उस तरीके की राजनीतिक सोच रखने वालों को साफ गया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में स्थितियां कुछ बेहतर नजर आएंगी, लेकिन कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी तलाशे जाने बाकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस जरूरी मुद्दे पर अपना अनुभव साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हालात सुधरेंगे, तस्वीर सुधरेगी और जिस तरीके के जम्मू कश्मीर का सपना सुशील पंडित, जवाहर कौल जी ने देखा होगा, महसूस किया होगा, उसी तरीके का जम्मू कश्मीर आने वाले दिनों में एक बार फिर देखने को मिलेगा।